नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान का सफ़र में। तो आप लोग को पता है कि कल हम लोग सेल से पहला पार्ट कवर कर लिए थे और आज दूसरा पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं और जिसमें से कोशिका के कुछ कोशिकांग को हमें समझना था। तो चलिए अब हम बिना देरी के हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और ध्यानपूर्वक उसको समझते हैं। देखिए, ये सेंट्रोसोम हमें पढ़ना था। तो सेंट्रोसोम क्या करता है कि यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम में आप याद रखिएगा कि सेंट्रोसोम जो केवल होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। लेकिन तो अब ये कह रहा है कि ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसलिए मस्तिष्क में जब चोट लग जाता है तो आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। वहाँ पे चोट जल्दी लग जाता है, चाकू वाकू से लग जाता है तो वहाँ जल्दी ही रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे जंतु में देखे होंगे, जैसे छिपकली, तो आप लोग देखे ही हैं छिपकली जो अपना उसकी पूंछ टूट जाती है तो वहाँ से भाग जाती है और कुछ ही दिनों के बाद उसके पीछे से नया पूंछ रिकवर हो जाता है, मतलब जम जाता है। चूहा जब बिल में घुसता है तो आप उसका पूंछ पकड़ लेते हैं तो उसका पूंछ बाहर चला आता है आपके हाथ में और वो भाग जाता है। कुछ ही दिन के बाद उसकी भी पुनः पूंछ आ जाते हैं। तो इसे ये पता चलता है कि उन लोगों में सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होता है। लेकिन तो मनुष्य में कोशिका विभाजन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो सेंट्रोसोम की। कोशिका के अंदर ये सेंट्रोसोम का कार्य है कि कोशिकाओं का विभाजन करना। लेकिन पादप कोशिका में भी कोशिका विभाजन होता है। जैसे ये पेड़ है, पेड़ को जब हम यहाँ काट देते हैं तो ये कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन तो उसमें कोशिका विभाजन किससे होती है, तो पादप कोशिका में भी कोशिका विभाजन होती है, लेकिन सेंट्रोसोम से ना होकर के सेल प्लेट से होता है। किससे होता है, सेल प्लेट से होता है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये सेंट्रोसोम होता कहाँ है, सेंट्रोसोम होता कहाँ है, तो सेंट्रोसोम देखिए कहाँ होता है, केंद्रक के आसपास में होता है। ये हमारा केंद्रक है जंतु कोशिकाओं के, इसके आसपास में ये दो काला काला रेड रेड देख रहे हैं, यही हमारा है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो होता है दो बेलनाकार रचना जैसा होता है। कैसा, दो बेलनाकार रचना जैसा होता है और इसका काम है कोशिकाओं का विभाजन करना। तो सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, तो कोशिका का विभाजन करना है। ये केंद्र के समीप पाए जाने वाली रचना है। यह दो बेलनाकार रचनाओं से निर्मित होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र कहते हैं या सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये किससे निर्मित होता है, तारक केंद्र, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। और है कि तारक केंद्र एक महीन स्वच्छ आवरण सेंट्रोफेयर में लिपटा होता है। इसका मुख्य कार्य विभाजन कोशिका के समय तुर्क तंतु बनाना है। इसके बाद में हम लोग जानकारी लेंगे ये तुर्क तंतु क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर क्या होता है, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है। जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो अभी ये हुआ कोशिका विभाजन, ठीक है। तो कोशिका विभाजन किसके माध्यम से होता है, सेंट्रोसोम से होता है। किससे होता है, सेंट्रोसोम से होता है जंतु कोशिका में। लेकिन पादप कोशिका में किससे होता है, तो सेल प्लेट से होता है। यहाँ तक ठीक है। इससे बस इतना ही क्वेश्चन बनता है सेंट्रोसोम से। अब आगे हम लोग आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लेकिन क्यों इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये आज हम लोग को जानना है। तो लाइसोसोम कोशिकाओं के अंदर का ही एक पार्ट है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। अब देखिए, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम केवल कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डूबे ने किया था। किसने किया था, डी डूबे ने किया था।
पाचन के दौरान फट जाने पर इसके जल अपघट्य एंजाइम, यानी इस लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम भरा होता है? जल अपघट्य एंजाइम भरा होता है। याद रखिएगा, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम भरा होता है? जल अपघट्य एंजाइम। तो ये कोशिका में फैलकर उसे नष्ट करने लगता है। जब पाचन के दौरान जब जल अपघट्य एंजाइम फट जाता है तो ये कोशिका में फैल जाता है, और कोशिका में फैलने के बाद उसको क्या करने लगता है? मारने लगता है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग भी इसको कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। अब देखिए, इसको आत्महत्या की थैली ऐसी नहीं कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे बॉडी है, ये पार्ट है बॉडी, इस बॉडी में कहीं चोट लग गया यहाँ पे, तो ये चोट लग गया तो यहाँ के कोशिका जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस कोशिका क्षतिग्रस्त के साथ साथ उसके जितने भी कोशिकांग हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे लाइसोसोम जो पाया जाता है, वो लाइसोसोम भी, यहाँ के बॉडी में से लाइसोसोम भी क्या होता है? वो ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने जब देखा होगा कि आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे काला हो जाता है, और वह कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ठीक होता है। तो अब देखिए, जब भी आसपास के कोई कोशिकांग मरता है तो ये लाइसोसोम जो यहाँ का होता है वो इस पे जल अपघट्य एंजाइम छीट करके इसको हटाता है, वहाँ से साफ करता है। लेकिन जब यहीं के कोशिका के लाइसोसोम भी मर गया है तो अब उसको कौन साफ करेगा? तो अगल बगल के कोशिकाओं के लाइसोसोम देखते हैं कि अरे वहाँ के लाइसोसोम तो मर गया है, तो ये अगल बगल से इसमें अपना थोड़ा थोड़ा जल अपघट्य एंजाइम क्या करते हैं? छिड़क देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जिसके बाद कुछ ही दिन के बाद हमारा जो वहाँ का दाग होता है, काला वाला दाग, वो ठीक होने लगता है। तो ये है लाइसोसोम का काम। ठीक है। अब देखिए, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी के अंदर नहीं लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो जब आरबीसी मरता है उसकी जीवन काल 120 दिन होती है। आरबीसी की जीवन काल 120 दिन होते हैं लाल रक्त कणिकाओं की। तो जब ये मरता है तो इसको कौन साफ करेगा? मान लीजिए कोशिका के अन्य पार्ट कोई मरता था तो उसको कौन साफ करता था? लाइसोसोम। लेकिन यहाँ पे लाइसोसोम है ही नहीं, तो इसको साफ कौन करेगा? तब तो ये कचरा भरा रह जाएगा यहीं पे। तो इसको साफ करने के लिए आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन या तिल्ली में चला जाता है, और वहीं पे इसको साफ किया जाता है। कहाँ पे? स्प्लीन या तिल्ली में। इसी कारण वहाँ पे साफ किया जाता है। इसलिए आरबीसी को कब्रगाह किसको कहा जाता है? तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। और वहीं से ब्लड भी क्रिएट होता है, तो इसलिए उसको हम लोग बैंक भी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का कब्रगाह तिल्ली या प्लीहा, और बैंक जो होता है ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तिल्ली या प्लीहा को ही कहते हैं। इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? सुसाइड बैग किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पाचन के दौरान ये फट जाता है और इसके अंदर जो भी जल अपघट्य एंजाइम होते हैं वो कोशिकाओं पे पड़ जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। और आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। और आरबीसी का बैंक किसको कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीसी के अंदर तो लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है, तो उसकी सफाई कौन करेगा? तो साफ करना भी जरूरी है, तो गंदगी भर जाएगा पूरे शरीर में। तो ये आरबीसी को साफ सफाई का कार्य स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अगले कोशिकांग में, जो है हमारा केंद्रक। क्या है? केंद्रक। यह पादप और जंतु कोशिका, मतलब यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखिए, जो हमारे ये जंतु कोशिका, पादप कोशिका, ये हमारे जंतु कोशिका हो गए। तो इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो कोई तो ऐसा इंसान चाहिए जो इसके सभी कोशिकांग को कंट्रोल कर सके, इसके भी सभी पार्ट को कंट्रोल कर सके, कि वो लोग अपना सही सही कार्य भी करें। तो इसके लिए केंद्रक होता है। इसके लिए क्या होता है? केंद्रक होता है। इसके लिए क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक होता है। ठीक है, दोनों में केंद्रक होता है। तो केंद्रक जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्यों पाया जाता है? क्योंकि वही तो कंट्रोल करेगा, नहीं तो ये अपना काम नहीं करेगा, ये अपना काम नहीं करेगा, ये अपना काम नहीं करेगा, ये अपना काम नहीं करेगा। तो ये कहता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये अपना काम करो। तुम ये सेंट्रोसोम से कहता है, क्या कहता है? तुम कोशिका विभाजन करो। राइबोसोम से क्या कहता है? तुम प्रोटीन बनाओ। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या कहता है? तुम ऊर्जा बनाओ। अगर जब ये नहीं बनाएगा तो ये ऑर्डर देता है किसको? लाइसोसोम को। ये देखो ये सब काम नहीं कर रहा है, इसको दंड दो। तो ये क्या करता है? ये अपने अंदर से जल अपघट्य एंजाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा क्या करने लगता है? छींटने लगता है। और तो यही सब की कमांड करता है कि तुमको क्या करना है, जल्दी करो, ये करो, नहीं तो हम लाइसोसोम को कह देंगे कि तुम काम नहीं कर रहे हो, और ये छींट देगा, तुम स्वाहा हो जाओगे। तो केंद्रक जो होता है दोनों में पाया जाता है। अब देखिए इसकी खोज किसने की थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको कैसे याद रखना है? तो कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, और आम के अंदर पाया जाता है इटली। इटली का कलर ब्राउन, तो इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जिसको हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या इंसान में कितना होता है? 46 होता है, लेकिन जोड़ा में पूछेगा तो 23 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो है डीएनए, आरएनए के बारे में हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये केंद्रक है। केंद्रक को जब खींचेंगे तो इसमें से केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्या? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहते हैं, सॉरी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। तो इसके अंदर हो गया ये। अब इसमें से जब हम लोग खींचते हैं तो कुछ ऐसा बनावट निकलता है, ठीक है, ध्यान से, ऐसा कुछ बनावट निकलता है, ऐसे ऐसे। तो ये जो बनावट ऐसा हो गया, ये हमारा हो गया डीएनए। अब डीएनए में जो होता है ये सब बॉन्ड है इसके, कुछ और पार्ट होते हैं। तो डीएनए हो गया, और डीएनए में ये डबल हेलिक्स होता है, ऐसे ऐसे, और ये आरएनए। अब आरएनए देखते हैं कि आरएनए कैसा होता है। तो ये डबल ऐसे है, ये ऐसे, और इसमें से एक पार्ट को हम हटा देते हैं। एक पार्ट को मान लीजिए हम हटा दिए, ठीक है, इस पार्ट को हम हटा दिए, मान लीजिए ये नहीं है, ये है। तो यही हो गया हमारा कौन सा? आरएनए हो गया। ये क्या हो गया? आरएनए। ये क्या हुआ? आरएनए। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, डीएनए के अंदर क्या? जीन। तो यही केंद्रक में ही सब कुछ पाया जाता है। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी कोशिकाओं को दिशा निर्देश देता है, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। वही सबको कमांड करता है कि तुमको ये करना है, जल्दी करो, विलम्ब मत करो, तुम कोशिका विभाजन करो, तुम ऊर्जा बनाओ, तुम प्रोटीन बनाओ। ये सब कौन बताता है? केंद्रक बताता है, ठीक है। अब हम लोग अगले कोशिकांग के बारे में अध्ययन करते हैं, जो है रसधानी। अब ये रसधानी से आप लोग को कुछ वर्ड मिल रहा होगा कि रस, रस क्या होता है? जल। जल से ही रस बनाया जाता है ना। जल से क्या बनाया जाता है? रस बनाया जाता है। नींबू का रस हो गया या किसी और चीज़ का रस हो गया, उसमें क्या मिश्रण होता है? जल। तो रसधानी का होता है जल। ये रसधानी जल को स्टोर करता है। रसधानी जल को क्या करता है? स्टोर करने का कार्य करता है। और आपको पता होगा कि मनुष्य को जल की आवश्यकता कम पड़ती है, और वह उसका शरीर भी छोटा होता है जल। लेकिन पादप कोशिकाओं को
जल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसमें रसधानी बड़ी और इसमें रसधानी छोटी होती है। चलिए हम आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं। ये हो गया पादप कोशिका और ये हो गया जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में ये देखिए इतना बड़ा सा है, ये आपको दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ पे है, ये वाला, ये रसधानी है, ठीक है, पादप में। लेकिन जंतु में कहाँ है? ये वाला है, ये तीसरा, ठीक है। क्योंकि इसकी जल की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको जल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और आपको पता है कि इंसान में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतना तो होता नहीं है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन पेड़ पौधे के पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होता है, इसलिए इसको जल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। इसलिए इसमें रसधानी बड़ा, रसधानी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैकुलस, वैकुलस। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि यह जंतु में छोटा लेकिन पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है। और आप लोग इसको देख भी लिए कि ये कैसा होता है। अब देखिए, ये इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, रसधानी में बस इतना ही है कि रसधानी जो होता है जल को स्टोर करता है, और यह जंतुओं में छोटा होता है और पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है। लेकिन रसधानी दोनों में होता है, जंतु कोशिका में भी होता है, पादप कोशिका में भी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लवक, लवक जो होता है पादप कोशिकाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लवक के माध्यम से ही अपने बहुत सारे कार्य को कर पाते हैं। तो आइए हम लोग लवक के बारे में जानते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, लवक, लवक यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, यह केवल कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब प्लास्टिड के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। लवक, देखिए लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3। फर्स्ट जो होता है हरित लवक होता है, दूसरा जो होता है अवर्णित लवक होता है, या अवर्णी लवक भी उसको बोलते हैं, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। और तीसरा होता है वर्णित लवक, या इसको वर्णी लवक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इसके काम के बारे में। तो हरित लवक, हरित लवक से पता चल रहा है हरी यानी हरा, ये हरे रंग का होता है। कौन हरा रंग का होता है? हरित लवक, क्योंकि इसके अंदर पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं, ये आपको याद भी रखना है। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन में दे दिया कैल्शियम, ग्लूकोज, पर्णहरित, इनमें से कोई नहीं। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसको इंग्लिश में कहते हैं लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं पर्णहरित। और यह क्या काम करता है कि क्लोरोफिल के कारण ही भोजन निर्माण कर पाता है पादप कोशिका। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये भोजन निर्माण नहीं करेगा। और पत्ती मतलब कौन सा भाग इसका हरा होता है? तो पौधे की पत्तियाँ। क्या? पौधे की पत्तियाँ। इसलिए इसको रसोई घर भी कहा जाता है, पादप का रसोई घर। पादप का रसोई घर किसको कहा जाता है? पत्तियों को। रसोई घर किसको कहा जाता है? पत्तियों को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। यह 2 जगहों पे पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है और तना में भी पाया जाता है। और इसका अहम भूमिका हम तो जान ही गए कि हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे अपने भोजन खुद से बनाते हैं। ये स्वपोषक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। स्वपोषी उसको कहते हैं कि जो अपना भोजन खुद से क्रिएट करते हैं, लेकिन परपोषी उसको कहते हैं कि जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद से तो बनाते नहीं है, दूसरे पे आश्रित रहते हैं, फल के लिए, सब्जी के लिए, चावल के लिए, सभी चीज़ों के लिए। और दूसरा होता है अवर्णी लवक। दूसरा क्या है? अवर्णी लवक। ये अवर्णी लवक क्या है? तो अवर्णी लवक जो है वो रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन उसी को कहते हैं, बिना रंग के। और पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो प्रकाश से वंचित होता है। अवर्णी लवक, अवर्णी, अवर्णी, वर्णी मतलब होता है कलर, और अ जिसमें लग गया वो हो गया निगेट, मतलब उल्टा उसका विलोम हो गया।
तो अवर्णित जो होता है रंगहीन होता है, और ये कोशिका के उस भाग में पाया जाता है जहाँ के अंग जो होते हैं वो प्रकाश में थोड़ा सा भी संपर्क में नहीं आते हैं, प्रकाश में आते ही नहीं है, प्रकाश से वंचित रहते हैं, इसको प्रकाश मिलता ही नहीं है। तो कौन सा ऐसा अंग है? तो आपको पता होगा कि हाँ ये अंग है जो पेड़ के निचली भागों में रहता है, सबसे नीचे मिट्टी के नीचे। तो मिट्टी के नीचे क्या होता है? जड़ होता है। मिट्टी के नीचे क्या होता है? जड़ होता है, और अंदर के भाग कुछ तने भी होते हैं। तो मिट्टी के निचली सतह पे जड़ और तने में क्या पाया जाता है? अवर्णित लवक पाया जाता है। यह भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रह करता है, और यह भोजन को संग्रह भी करता है। किस रूप में संग्रह करता है? स्टार्च के रूप में संग्रह करता है। और कोई कोई तो अवर्णित लवक ही हम लोग यूज में लेते हैं खाने के रूप में, ठीक है। और देखिए तीसरा जो हमारा है वो है, तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो होता है अवर्णित लवक, यानी नहीं सॉरी, अवर्णित लवक नहीं बल्कि वर्णित लवक। तो ये अवर्णित लवक तो रंगहीन था, लेकिन वर्णित लवक रंगहीन नहीं होता है, वर्णित लवक में रंग होता है। और ये रंगहीन लवक का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये रंगहीन नहीं होता है बल्कि इसमें रंग होता है। और प्रायः जो होता है लाल, पीले, नारंगी रंग या बहुत प्रकार के होते हैं। और ये जो वर्णी लवक हमको देखने को मिलते हैं ये फलों में और फूलों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसी किसी फूल का रंग लाल, किसी किसी का फूल का रंग पीला, किसी का नारंगी, किसी का बहुत प्रकार के फूल होते हैं। और फल भी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई फल लाल होता है, कोई फल काला होता है, कोई फल पीला होता है, कोई फल हरा होता है। तो ये सब रंग जो होता है, रंग का जो रंग होता है वो किसके माध्यम से होता है? वर्णित लवक के माध्यम से होता है। अवर्णित लवक में रंग होता ही नहीं है, और यह कोशिका के उस भाग में पाया जाता है जहाँ के भाग प्रकाश से वंचित होते हैं। हरित लवक हरा होता है, यह पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, यह भोजन बनाने का कार्य करता है। और वर्णित लवक फूल और फलों को रंग प्रदान करता है। यही है हमारे लवक जो पाए जाते हैं किस में? पादप कोशिकाओं में, न कि जंतु कोशिकाओं में। अब देखिए आगे आता है हमारा गाल्जिकाय। क्या आता है? गाल्जिकाय। अब ये गाल्जिकाय क्या है? तो गाल्जिकाय हमारे कोशिका के ही कोशिकांग है। तो गाल्जिकाय की खोज 1889 ईस्वी में कैमिलो गॉल्जी ने किया था। गाल्जिकाय गॉल्जी, गाल्जिकाय गॉल्जी, ऐसे ही ऑप्शन में आता है, ये तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखिए पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में क्यों पाया जाता है? क्योंकि हमें पता है कि हमें ऊर्जा कौन देता है? राइबोसोम देता है। ये नहीं देता है? राइबोसोम ऊर्जा देता है। राइबोसोम क्या देता है? राइबोसोम प्रोटीन देता है। राइबोसोम क्या देता है? प्रोटीन देता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या चलता है? इसमें चलता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी निकलते हैं? 38 एटीपी निकलते हैं। वो एटीपी किस में परिवर्तन होते हैं? ग्लूकोज में परिवर्तन होते हैं। ये ग्लूकोज किस में परिवर्तन होता है? ऊर्जा में, और ऊर्जा से ही हम लोग कोई कार्य कर पाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे शरीर के कभी कभी ऐसे भी अंग होते हैं कि जो ज़्यादा वर्क करते हैं, क्या करते हैं? ज़्यादा वर्क करते हैं, और कोई कोशिका जो होता है उसका कोई कार्य ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी ये बॉडी हो गया, और बॉडी में जब हम भोजन की क्रिया कर रहे हैं, भोजन चबा रहे हैं, तो जब भोजन चबाते हैं तो सबसे ज़्यादा कोशिका की ऊर्जा समाप्त कहाँ होती है? ये मुख में होती है। और उस समय तो हाथ की क्रिया होती ही नहीं है, पैर की क्रिया होती ही नहीं है, किसी अन्य प्रकार की क्रिया होती नहीं है। जितने भी हमारे पाचन तंत्र है उन सभी का कार्य होता है, ठीक है। तो अदर पार्ट के जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो ऊर्जा तो निर्माण करते ही होंगे, लेकिन ये कहता है कि देखो हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तुम क्या करो कि अपने पास से हमें कुछ ऊर्जा दो, कभी तुम दो कभी हम देंगे। जब तुम दौड़ोगे तो सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता पड़ेगी ऊर्जा की? पैरों की, तो ये देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि जिस अंग की यानी जिस कोशिका की ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है
वो एक दूसरे से सहायता ले लेते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। तो ये पहुँचाने का काम कौन करता है? गल्जी काय करता है, यानी गाल्जी बॉडी करता है। ये उसको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से वहाँ ले जाता है और इसको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से यहाँ लाता है। यहाँ पे कह रहा है कि यह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? पहुँचाता भी है। ठीक है। और इसमें वसा और प्रोटीन अधिक होती है। किसमें वसा और प्रोटीन अधिक होती है? गाल्जी काय में होती है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने कोशिका के सभी इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर कर लिए और इससे ज़्यादा प्रश्न में बनता नहीं है। और हम लोग कल की वीडियो में इससे जुड़ी टेस्ट लगाएंगे जो 30 या 25 से 30 नंबर का होगा और हमें उम्मीद है कि आप 25 से 30 में 25-26 तो कर ही लेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने को इतना भाप ले कि आप कंपटीशन में जाने के लिए कितना रेडी हैं और आने वाले वीडियो हमारा सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।